Ecosystem or the ecological system, पारिस्थितिकी तंत्र. The term was proposed by A.G. Tansley in 1935, who defined it as the system resulting from the integration of all the living and non-living factors of the environment. वातावरण के समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों के समाकलन के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को हम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं. Here the term eco implies the environment and system implies an interacting interdependent process or a complex. या हम कह सकते हैं कि ऐसा तंत्र जिसमें जीव परस्पर क्रिया करने के अतिरिक्त वातावरण से भी कार्यात्मक संबंध रखते हैं. Thus, any unit that includes all the organisms, that is the communities in a given area, which interact with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined trophic structure, a biotic diversity and material cycle. What is material cycle? In which the exchange of materials between living and non-living matters occurs. All these occur within a system and this whole system is known as an ecological system or ecosystem. पारिस्थितिक तंत्र एक क्षेत्र विशेष की वह इकाई है जिसमें पर्यावरण से प्रतिक्रिया करते हुए समस्त जीव सम्मिलित होते हैं. इनमें ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से पोषण उपलब्ध होता है. परिणाम स्वरूप जैव विविधता एवं विभिन्न भौतिक चक्रों का प्रादुर्भाव होता है. ये सभी क्रम एक नियंत्रित स्वरूप में कार्यरत रहते हैं. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स या काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स. प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र या नेचुरल इकोसिस्टम्स ऐसे पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति में स्वतः ही प्राकृतिक अवस्थाओं के अनुसार बनते हैं तथा मानव का इनमें अधिक हस्तक्षेप नहीं होता. प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को आवास उपलब्धता के आधार पर पुनः विभक्त किया जा सकता है. नेचुरल इकोसिस्टम्स को हम टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, स्थलीय एवं जलीय इकोसिस्टम्स में बांट सकते हैं. स्थलीय, स्थल पर पाए जाने वाले पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि वन, घास के मैदान, मरुस्थल आदि. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स. वाइल एक्वेटिक इकोसिस्टम्स ये जल माध्यम में विद्यमान पारिस्थितिक तंत्र हैं जैसे कि तालाब, कुंड, समुद्र एवं ज्वार नदमुख. एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को ब्रॉडली दो प्रकार के होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम्स. फ्रेश वाटर या अलवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र. अलवणीय जल दो अवस्थाओं में पाया जा सकता है जो कि कहलाते हैं लोटिक एवं लेंटिक. लोटिक इज रनिंग वाटर वेयर इज लेंटिक इज स्टैंडिंग वाटर. सरित जलीय या लोटिक यदि जल बहती हुई अवस्था में हो जैसे कि झरना, नदी, नाला आदि, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स या रिवर्स, ये किस में आते हैं? लोटिक में. वाइल लेंटिक में जब जल एक स्थल पर रुका हुआ हो या स्थिर हो जैसे कि झील है, तालाब है, कुंड है. झील, लेक्स, तालाब, पॉन्ड्स, कुंड, पडल्स, डिचेस, स्वैम्स, ये सभी किस में आएंगे? लेंटिक या स्थिर जलीय इकोसिस्टम्स में. तो ये सब थे आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स. देन कम्स द मरीन इकोसिस्टम्स या लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र. जो मरीन इकोसिस्टम है इनमें जल लवणीय होता है और ये इनके जो एग्जाम्पल हैं उसमें हम ले सकते हैं समुद्र, महासागर और ज्वार नदमुख. ओशंस, सी एंड एस्चुरीज. ज्वार नदमुख को हम कहते हैं एस्चुरी, ESTUARY. इसके बाद अब आते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बाद में द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स और मैन मेड इकोसिस्टम्स या वी कैन से मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम्स. ये पारिस्थितिक तंत्र मानव द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित होते हैं. यहाँ ऊर्जा के योग, एडिशन तथा आयोजित परिचालन, प्लैंड मैनिपुलेशन से इनका संतुलन लगातार बिगड़ता रहता है. एज फॉर एग्जाम्पल फसल के खेत,
उद्यान आदि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के सुपरिचित उदाहरण हैं। क्रॉपलैंड्स एंड गार्डन्स आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ मैन इंजीनियर्ड या मैन मेड इकोसिस्टम्स। Now coming to structure of the ecosystem. Two major aspects. The ecosystems can be divided as structure and function. So first we are taking the structure. In structure, the composition of the biological community, including the species, numbers, biomass, life history and distribution in space. जैविक समुदाय का गठन, विभिन्न जातियाँ, उनकी संख्या, वितरण, जैव भार इत्यादि। दूसरा एस्पेक्ट है इसमें क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल्स सच एज न्यूट्रिएंट्स, वाटर एक्सेट्रा। अजैविक पदार्थों की मात्रा एवं उनका वितरण जैसे कि पोषक पदार्थ, जल इत्यादि। तीसरा एस्पेक्ट है द रेंज ऑफ कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस सच एज टेम्परेचर, लाइट, जलवायु संबंधी कारक जैसे कि तापक्रम, आर्द्रता, प्रकाश इत्यादि। दूसरे एस्पेक्ट में हम लेंगे फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। द रेट ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी फ्लो, दैट इज द प्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन रेट्स ऑफ द कम्युनिटी, रेट ऑफ मटीरियल्स एंड न्यूट्रिएंट साइकिल्स एंड बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रेगुलेशन इंक्लूडिंग बोथ रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय द एनवायरनमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय द ऑर्गेनिजम्स। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य से तात्पर्य है उसके जैविक एवं अजैविक घटकों की अन्योन्याश्रितता, ऊर्जा प्रवाह एवं पोषक पदार्थों के परिसंचरण। तो जैसे कि हमने पहले कहा, पहले हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरली एन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉडली एबायोटिक कंपोनेंट एंड द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक और द नॉन लिविंग या जैविक घटक, जिसमें आते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, organic substances and the climatic factors। तो पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या बायोटिक कंपोनेंट्स में हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसके लेते हैं। जैविक या जीवीय घटक, इस घटक में सभी जीवधारियों को सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में जंतुओं एवं पौधों के समुदाय साथ साथ रहते हैं। ये समुदाय किसी न प्रकार से संबंधित भी रहते हैं। लिंडमैन ने इनके संबंध में ट्रॉफिक काइनेटिक कंसेप्ट को व्यक्त किया था, जिसके अनुसार विभिन्न प्रकार के जीवों के परस्पर संबंधों का आधार भोजन ही है। वास्तव में जैविक घटक किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की पोषक संरचना को दर्शाते हैं। यहाँ पर जीवों को उनके पोषक संबंधों के आधार पर हम विभेदित कर सकते हैं और इस आधार पर दो वर्गों में मुख्यतः इनको विभक्त किया जा सकता है। स्वपोषी या उत्पादक, या जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स, एंड विषम पोषित या उपभोक्ता, जो कि अंग्रेजी में कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। तो पहले हम लेंगे ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स। The autotrophic component, in which the fixation of light energy by use of simple inorganic substances and build-up of complex substances predominate. The component is constituted mainly by green plants, including photosynthetic bacteria. To some lesser extent, chemosynthetic microbes also contribute to the build-up of organic matter. पारिस्थितिक तंत्र के वे सभी सजीव सदस्य जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं तथा बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना पोषण हेतु स्वयं कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं, वे ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहलाते हैं। भोजन निर्माण की यह क्षमता क्लोरोफिल युक्त हरे पादपों में, प्रकाश संश्लेषी एवं रसायन संश्लेषी जीवाणुओं में होती है। स्वपोषी सदस्यों को हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी या रासायनिक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करके कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करते हैं।
ये पदार्थ विषमपोषी प्रकार के सजीवों हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के रूप में काम आते हैं। वास्तविक रूप से हरे पौधे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, न कि ऊर्जा का। ये तो मात्र ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। कोरोमोंडी के अनुसार इन्हें उत्पादक के स्थान पर हम कन्वर्टर्स की उपमा या परिवर्तक की उपमा भी दे सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स, विषमपोषी या उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र के ये सजीव जिनमें अपना कार्बनिक भोजन के उत्पादन की क्षमता नहीं होती तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है, वे विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स या उपभोक्ता कहलाते हैं। ये अपने पोषण के लिए उत्पादकों द्वारा संश्लेषित भोजन का उपयोग करते हैं। Heterotrophic component in which utilization, rearrangement and decomposition of complex materials predominate. The organisms involved are known as consumers because they consume the matter built up by the producers, या autotrophs. The consumers are further categorized as macro consumers and micro consumers. The macro consumers, these are the consumers which in an order as they occur in the food chain are herbivores, carnivores या omnivores. Herbivores are also known as primary consumers. उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता। तो पहले आ गए प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये अपने पोषण के लिए हरे पौधों अर्थात उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि बकरी, गाय, हिरण, खरगोश आदि। पौधों में संचित ऊर्जा के प्रथम उपभोक्ता होने के कारण इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है या मैक्रो कंज्यूमर्स कहा जाता है। तो हर्बीवोर्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। देन कम्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स या द्वितीयक उपभोक्ता। ये शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए हम इन्हें मांसाहारी भी कहते हैं, जैसे कि मेंढक हो गया, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, चीता आदि। Secondary or tertiary consumers, if present, are carnivores or they may be omnivores. They are all phagotrophs, which include chiefly animals that ingest other organic and particulate organic matter. Then the tertiary consumers. कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों या द्वितीयक उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वह तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि सांप मेंढक को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है। इन उपभोक्ताओं में कुछ उच्च मांसाहारी प्रवृत्ति के भी होते हैं जो कि टॉप कंज्यूमर्स कहलाते हैं, जैसे कि गिद्ध, बाज, शेर आदि। शाकाहारी अपने भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपना भोजन पौधों से प्राप्त करके उनका पाचन करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स तथा वसा का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः उपभोक्ता भी किसी न किसी रूप में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण या संकलन करते हैं। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए कुछ साइंटिस्ट ने पादपों को प्राइमरी कंज्यूमर्स और विषमपोषियों या उपभोक्ताओं को सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहा है। नाउ कमिंग ऑन टू माइक्रो कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। These are popularly known as decomposers. They are saprotrophs or osmotrophs and include chiefly bacteria, actinomycetes and fungi. They break down complex compounds of dead or living protoplasm, absorb some of the decomposition or breakdown products and release inorganic nutrients in environment, thus making them available again to autotrophs. लघु उपभोक्ता भी पारिस्थितिक तंत्र के महत्वपूर्ण सजीव हैं। इस श्रेणी के जीव विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को उनके निर्माणकारी अवयवों में विघटित कर देते हैं। ये जीव उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के मृत शरीरों पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का स्रावण करके मृत देहों को जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का ये सूक्ष्म उपभोक्ता भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं।
इनमें से प्रमुख जो डिकम्पोजर्स या अपघटक हैं वो इस प्रकार से हैं: जीवाणु, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, कवक, फंजाई आदि। इन्हें अपघटक, मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट्स या परासरण जीवी, ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों के तोड़ने के साथ साथ इन्हें अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन का कार्य भी करते हैं, अतः हम इन्हें ट्रांसफॉर्मर्स भी कह सकते हैं या रूपांतरक। इनकी अपघटनकारी क्रियाओं से निर्मित अकार्बनिक पदार्थ जो वातावरण में मुक्त हो जाते हैं पुनः उत्पादकों के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हरे पौधों द्वारा निर्मित भोजनों का उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के मृत होने पर लघु उपभोक्ता या डिकम्पोजर्स अपघटन क्रिया करके अकार्बनिक पदार्थों को वातावरण में पुनः संभरित करने का कार्य करते हैं। अतः लघु उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड कंपोनेंट या एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक उसके भौतिक पर्यावरण से निर्मित होता है। अतः सभी निर्जीव पदार्थ उसके अजैविक घटक या एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ओडम ने 1971 में संरचना की दृष्टि से पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटकों को एबायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में विभक्त किया है। कौन कौन से भाग हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ एंड जलवायवीय कारक। तो पहले हम लेंगे अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अंतर्गत परम आवश्यक खनिज जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सॉल्ट्स जैसे कि फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट एवं गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन को सम्मिलित किया जाता है। ये सब स्वपोषियों एवं उत्पादक घटकों जैसे कि हरे पौधों के पोषक तत्वों तथा कच्ची सामग्री हैं। ये ही कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। ये सभी पदार्थ चक्रीय पथों से गुजरते हैं। सर्वप्रथम उत्पादक इनका उपयोग करते हैं, उत्पादकों से ये उपभोक्ताओं में जाते हैं और वहाँ से मुक्त होकर फिर से पर्यावरण में आ जाते हैं। अतः इन पदार्थों का चक्र निरंतर चलता रहता है, जिसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। इसका विवरण हम अगले टॉपिक में लेंगे। द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम in an ecosystem of all the inorganic substances is also known as standing state or standing quality, स्थिर अवस्था। अब हम आते हैं इसका दूसरा घटक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इन पदार्थों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम श्रेणी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स जैसे कार्बनिक यौगिक एवं इनके अपघटन से उत्पन्न पदार्थ जैसे कि यूरिया तथा ह्यूमस हैं, जो वातावरण में अकार्बनिक पदार्थों की भांति मुक्त रूप में मिलते हैं या सम्मिलित होते हैं। दूसरी श्रेणी में वे कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरी श्रेणी में वे पदार्थ आते हैं जिनको उपरोक्त दोनों के बीच की कड़ी माना जा सकता है, जैसे कि पर्णहरित क्लोरोफिल या डीएनए। इस श्रेणी के पदार्थ जैविक एवं अजैविक पदार्थों के मध्य एक योजक या कड़ी का कार्य करते हैं। तो ये हो गए हमारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंड जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज़ द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स का थर्ड इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जिसके अंतर्गत वायु, प्रकाश, वर्षा, तापक्रम, आर्द्रता आदि भौतिक कारक आते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जलवायु कारक इस तंत्र में उपस्थित उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या निर्धारित करते हैं। साथ ही इनसे ये निश्चित होता है कि पोषक पदार्थों का परिसंचरण कितना हो रहा है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का विस्तृत वर्णन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र में इन सभी पदार्थों का एक निरंतर प्रवाह बने रहना आवश्यक है। विभिन्न खनिज, लवण एवं गैसीय चक्रीय रूप में संचरित होते रहते हैं
पदार्थों के इस चक्रीय प्रवाह में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को ट्रैप किया जाता है, जिसका जीवों द्वारा विभिन्न विधियों से उपयोग किया जाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक पदार्थों की मात्रा को अप्रभावी या स्थिर स्टेज या स्टैंडिंग स्टेज कहा जाता है। स्टैंडिंग क्वालिटी भी इसे हम कह सकते हैं।